नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिन्हें राजनीतिक रणनीतिकार भी कहा जाता है। उनकी बिहार चुनाव में क्या भूमिका रही, उससे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 20 मार्च 1977 को रोहतास में उनका जन्म हुआ, एक साधारण संपन्न परिवार में। और उन्होंने अध्ययन भी बहुत अच्छा किया, पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी हुई। और उन्होंने जो अपना कैरियर चुना वो इसी तरह का शुरुआत से ही चुना था। सबसे पहले उन्होंने यूनियन में कुछ काम किया और कई देशों के लिए काम किया। और उसके बाद उन्होंने अपना एक संस्था बनाई जो राजनीतिक दलों के लिए काम करती थी। सबसे पहले वो चर्चा में तब आए जब 2011 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बिहार चुनाव में रणनीति बनाई। और उस रणनीति से नरेंद्र मोदी बहुत मुरीद हो गए थे उनके। और जब 2014 के निर्णायक चुनाव हुए तो उसमें प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका थी। सारी नीतियां, सारे स्लोगन सब उन्हीं के बनाए हुए थे। और उसमें नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद प्रशांत कुमार का नाम पूरे देश में जाने जाना लगा और मास्टर कहे जाने लगे। उसके बाद उन्होंने 2016 में नीतीश कुमार के लिए, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए काम किया, 15 के चुनाव में। और नीतीश ने उन्हें अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया 2016 में, जिसमें उन्होंने 2018 तक काम किया। और उसके बाद उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया, क्षेत्रीय दलों के लिए काम किया। तमिलनाडु में स्टालिन के लिए, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के लिए, जगन मोहन रेड्डी के लिए, पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए। इस तरह से उन्होंने कई क्षेत्रीय दलों के लिए काम किया। वो सफल होते रहे, जीतते रही पार्टी जिसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन 2017 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया और उस चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हार गई और उनकी कोई रणनीति काम नहीं आई। उसके बाद उन्होंने सब झंझटों को देखते हुए अपनी खुद की पार्टी बनाने का फैसला किया कि हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और बिहार में उसे लॉन्च करेंगे और बाद में फिर उसे पूरे देश में ले जाएंगे। और 2022 में उन्होंने जन स्वराज नाम की एक पार्टी का गठन किया और पूरा एजेंडा वो जनता के सामने लाए। 3000 किलोमीटर की उन्होंने बिहार की पदयात्रा की। उन्हें अच्छा खासा जन समर्थन मिला। जो उनके मुद्दे थे वो हट छू रहे थे आम जनता को। आम जनता काफी प्रभावित हो रही थी उन मुद्दों से। और उन्होंने इसकी शुरुआत, बिहार में करीब 6 उपचुनाव हुए, उन्होंने उसमें भाग लिया, देखना चाहा कि क्या कैसा हो सकता है। और उन्हें काफी अच्छा लगा कि हाँ, अगर हम और ज्यादा मेहनत से अगर अपना काम करें तो हमें फायदा हो सकता है, कुछ मुकाम हमें हासिल हो सकता है बिहार में। और उन्होंने फिर अपनी पार्टी की जोरदार लॉन्चिंग की, अच्छे अच्छे प्रवक्ता लाया, अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के लिए व्यक्तियों को उन्होंने ढूंढा और कार्यकर्ताओं की फौज बनाई। और इसके लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो भी उन्होंने उसका उपयोग किया। वो कहाँ किसका कैसा था, ये जब पूछा गया था उनसे कि इतनी बड़ी पार्टी आपने लॉन्च कर दी है और इतना उसका नाम है, तो पैसा कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा मेरे सारे कागज बताते हैं कि मेरा पैसा कहाँ से आया, कैसा है। ये उन्होंने उसका जवाब दिया था। अब आते हैं बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर की मुख्य भूमिका पर। क्या रही उनकी भूमिका? प्रशांत किशोर, बड़ी तेजी से प्रशांत किशोर ने अपनी चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाया और अच्छी रणनीति बनाई। लोगों को भी लगने लगा था, बिहार के लोगों को भी लगने लगा था कि कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई
प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार तो घोषित कर दिए, लेकिन उसके बाद उनका चुनाव कैंपेन पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल डिम पड़ गया। प्रशांत किशोर की का जो चुनाव अभियान था वो पूरी तरह से मद्दा हो गया, धीमा हो गया, और चुनाव आते आते तो पता ही नहीं चला कि जन स्वराज कोई पार्टी भी है। अब इस सवाल उठता है कि जो इतने जोर शोर से जिसने अपनी पार्टी लॉन्च की, इतना बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार कहा जाता है, वो ऐसे कैसे का बिल्कुल डिम पड़ गया और बिल्कुल उसने चुनाव के प्रति उसको उदासीनता आ गई। फिर उन्होंने कहा बीच चुनाव के बीच में कि अब जब चुनाव घोषित हो गए कि अब मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ राधोपुर से चुनाव लड़ूंगा। अब वो तो उनसे कहा कब लड़ेंगे, बोले मैं राधोपुर की जनता से जाके पूछूंगा। और वो चुनाव राधोपुर गए, शाम को लौट के आ गए, बोले अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी ये घोषणा ही थी कि ऐसा लगा कि जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव से पूरी तरह से बाहर हो गई है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने ना चुनाव के लिए कोई काम किया, ना कोई ज़्यादा सभाएं की, ना अपने जो इनका एजेंडा था उसको जोर शोर से उठाया, और प्रवक्ता बड़े अनबने ढंग से अपनी पार्टी का बचाव करते रहे, योजनाएं बताते रहे, लेकिन तब तक सब कुछ बिखर चुका था। तो सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों किया, जिसको उन्होंने इतने उत्साह से बनाया जिस पार्टी को, तो उस इतने निरुत्साहित वो क्यों हो गए। ये ऐसा ही हुआ कि एक पहलवान बहुत दिनों तक कुश्ती लड़ने की तैयारी करे, और जब वो बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाए तो एन टाइम पर लड़ने से मना कर दे। यही हाल प्रशांत किशोर का हुआ, उन्होंने किया पार्टी का। ये सवाल उठता है क्यों किया। इसमें एक बात समझने की है कि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता था कि ये ज्यादातर वोट अपर कास्ट के काटेंगे, जो इन्हें वोट मिलेगा अपर कास्ट का मिलेगा, और जो पिछड़ों में अगड़े हैं उनका वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा। और ये दोनों वोट ही भाजपा की कोर वोटिंग है बिहार में, या बल्कि देश में कहें तो उनका कोर वोट है ये। इसके लिए उन्होंने दूसरी बात, उन्होंने शुरू में ही पहले दिन जब पार्टी का गठन किया था और अपना एजेंडा बताया था, तो उन्होंने कहा था कि वो प्रदेश में शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने की है प्रदेश में, उसको वो खत्म कर देंगे और पुनः शराब का ठेका दुकानें चालू कर देंगे, क्योंकि शराबबंदी से अवैध रूप से शराब बिक रही है और जहरीली शराब बिक रही है, लोग मर रहे हैं, और प्रदेश में राजस्व का बहुत घाटा हो रहा है। इससे उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ अधिकारी और पुलिस वाले इससे फायदा उठा रहे हैं और गरीबों से पैसा खींच रहे हैं। अब ये बात करते हैं इसका चुनाव पे क्या मुद्दा पड़ा शराबबंदी के इस एजेंडे का। जो महिलाएं हैं बिहार की, जब उन्हें ये लगा कि अगर ये विपक्ष सत्ता में आ गया तो शराबबंदी कर देगा, हालांकि शराबबंदी के बारे में ना बात कांग्रेस ने की, ना राष्ट्रीय जनता दल ने की, ना भाजपा ने की, और ना नीतीश कुमार ने की। इस बारे में इन दलों ने शराबबंदी के ऊपर कोई बात नहीं की और कोई एजेंडा घोषणा पत्र में नहीं डाला। लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में डाला था, तो पूरे में वातावरण बन गया, एक परसेप्शन बन गया कि अगर विपक्ष आ गया तो शराबबंदी को खत्म करके वो शराबबंदी चालू कर देंगे, शराब को चालू कर देंगे। इसका बहुत प्रभाव महिलाओं पर पड़ा, महिलाएं बहुत प्रभावित हुई। कुछ हद तक ये सारा नुकसान जो है, इसका सारा नुकसान विपक्षी पार्टी या महागठबंधन को हो गया। दूसरी बात, उन्होंने एकाएक भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव ने जैसे घोषणा की थी कि हम हर महीने महिलाओं के लिए 3,000 रुपये देंगे, महागठबंधन का पूरा घोषणा पत्र में भी ये था, और हर महीने देंगे। लेकिन एकाएक वो कौन सी रणनीति थी, किसने वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी को दी कि आप चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए हर महिला के खाते में डाल दीजिए और 2 लाख रुपए हम इसके बाद देंगे। अब वो 2 लाख रुपए का जो वादा किया गया है वो स्पष्ट नहीं है कि वो 2 लाख मदद के रूप में होगा
कि ऋण के रूप में होगा, उसे कैसे चुकाना होगा, उसकी क्या शर्तें होंगी। लेकिन एक परसेप्शन बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो 2 लाख रुपए और भी देगी। ये एक बहुत, कोई सामान्य रणनीतिकार ये चीज नहीं कर सकता। ये कोई बहुत ही तेज रणनीतिकार, जिसे बहुत कहते हैं चालाक रणनीतिकार, ये योजना बना सकता है। और जब देखा कि जितना भी वोट अपर कास्ट का डाइवर्ट होगा और पिछड़ों में अगड़े जो है उनका वोट डाइवर्ट होगा प्रशांत किशोर की तरफ, ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, एनडीए का होगा। एकाएक चुनाव घोषित होते ही प्रशांत किशोर निस्तेज हो गए और लगभग घर जैसे बैठ गए। प्रत्याशी थे, वो चुनाव लड़े जैसा वो लड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ। तो प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में क्या भूमिका निभाई, ये बहुत मार्के की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने जो परसेप्शन बना दिया था पार्टी के बनाते समय, वो पूरा परसेप्शन उनका विपक्ष के खिलाफ गया और सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में गया। ये उन्होंने जानबूझ के किया या उनकी कोई रणनीति थी या अनजाने में ऐसा हो गया, ये तो सिर्फ अकेला एक ही व्यक्ति बता सकता है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। लेकिन हाँ, बिहार चुनाव में उनकी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से उतनी नहीं दिख रही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर की बिहार चुनाव के परिणामों में बहुत बड़ी भूमिका है। ये बिल्कुल सत्य बात है। नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा प्रशांत किशोर के ऊपर प्रोग्राम। अब हमारे प्रोग्राम इसी तरह देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम इसी तरह बहुत अच्छे प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।